एक उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बाबत लगातार निर्देश मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं। आपको बता दें कि सभी विभाग तैयारियों में जुट चुके हैं। यात्रा को लेकर सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को जल्द तैयारी पूरा करने और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाएगी। सरकार चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपने पुरखों की याद में पौधे रोपने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही चारों धामों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जाए। इसके लिए ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत भी की जानी चाहिए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी स्वच्छता अभियान चारधाम यात्रा को लेकर चलाए। चारधाम यात्रा को लेकर इंतजार खत्म हुआ। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत के मद्देनजर। अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा तो चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां धरातल पर नजर आ रही है, जानने के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा का हम रुख करेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णा, किस प्रकार की तैयारियां इस बार धरातल पर दिखाई दे रही हैं 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही यात्रा को लेकर? बिल्कुल आशीष, देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। सबसे पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट जो है वो पूजा अर्चना के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। जिसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ साथ चारधाम यात्रा की पूर्ण रूप से शुरुआत हो जाएगी। जिसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां जो है वो अभी से तेज कर दी है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो तमाम तरीके की खामियां जो है वो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में रह गई थी, जिस व्यवस्थाओं को अभी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद एक तरीके से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कुछ दिन पहले सचिवालय में भी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करी थी। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए थे, खासकर केदारनाथ के लिए, क्योंकि हर वर्ष देखते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है वो केदारनाथ में लगती है, तो उसका नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, ज्यादा भीड़ एक तरीके से अनियंत्रित ना हो। पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि तमाम एक तरीके से ट्रैफिक में भी लोगों को 8-8, 10-10 घंटे जो है वो धामों के पास ही वेट करना पड़ रहा था। तो ऐसी कोई भी दिक्कत इस बार किसी भी श्रद्धालुओं को ना हो, शासन प्रशासन ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। ट्रैफिक प्लान को लेकर भी तमाम एक तरीके से बैठकें जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है और मॉनिटरिंग भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर करी जा रही है। एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर इस धाम पे या इस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा लगता है तो किस ओर उसको डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि ऋषिकेश ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है। चारधाम यात्रा ऋषिकेश से शुरुआत होती है। ऋषिकेश से ही एक तरफ जो है सभी श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। तो इस सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूरा करने के लिए शासन प्रशासन जुट चुका है। अब आने वाले दिनों में बताएंगे जब यात्रा शुरू एक तरीके से होगी, ये व्यवस्थाएं किस तरीके से करी गई है, क्योंकि हर साल ही हम देखते हैं कि व्यवस्थाओं करने में शासन प्रशासन जो है वो तमाम लग जाते हैं, लेकिन जब चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरीके से उमड़ती है तो उसमें कहीं बिल्कुल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। हम एक बार फिर से कृष्णा से जुड़ेंगे, लेकिन जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। कृष्णा, इन सब के बीच में जरा परिवहन की क्या व्यवस्था है वो समझाइए, क्योंकि कहा गया कि एक ग्रीन कार्ड चाहिए होगा जो अपने अपने व्हीकल से जा रहे हैं, वो किस प्रकार की ग्रीन कार्ड की बात हो रही है? दूसरी, क्या कुछ अस्थायी या स्थायी बस स्टैंड वगैरह भी बनाए जा रहे हैं क्या, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं इन दौरान और इन चीज़ों की कमी की वजह से आमतौर पर दिक्कतें लोगों को भी फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए अगर हम ग्रीन कार्ड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अलावा जो अन्य राज्यों से कमर्शियल व्हीकल आते हैं, यानी कि जो भी
व्यक्ति अगर टैक्सी से दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आता है तो उसको एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है आरटीओ की तरफ से। ग्रीन कार्ड का मतलब है उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो दोनों के माध्यम है उसको ग्रीन कार्ड बनवाने का। अगर वो ऑफलाइन करवाता है तो उसको अपनी गाड़ी की आरसी बुक, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो परिवहन विभाग आरटीओ दफ्तर में जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जहां से उसको एक ग्रीन कार्ड बना के दिया जाएगा। फिर कहीं पर भी एक तरीके से कोई चेकिंग होती है तो वो ग्रीन कार्ड दिखाएगा तो उसको आगे जाने दिया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को पहले ही वेरीफाई कर लिया जाएगा कि उसके गाड़ी के कागज पूरे हैं या नहीं है। क्योंकि हर वर्ष देखते हैं तमाम फिटनेस के बगैर भी गाड़ियां आती है जो एक तरीके से पहाड़ों पर जाकर हादसों का शिकार होती है। तो हादसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरा, श्रद्धालु के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तरीके से अनिवार्य रूप से रखा गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को जो है वो उत्तराखंड की टूरिस्ट वेबसाइट पर जाकर अपना चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि तमाम रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी बाधाएं लोगों को आई थी। 2-3 दिन जो है उनको वेट जो है उत्तराखंड में रहकर ही दर्शन करने के लिए करना पड़ रहा था। तो इस वर्ष शासन ने जो है वो पहले से ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अगर 10 अप्रैल की बात करें, 10 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है श्रद्धालु जो है वो तमाम जगहों पर उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश दे दिए है कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट बार काफी खामियां जो है वो हमको देखने को मिली थी। क्योंकि इस वर्ष जो है ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो खुद एक तरीके से मॉनिटरिंग इसकी संभाल ली है और यात्रा के लिए वो अभी से ही समीक्षा बैठक करने लग गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आने वाले दिनों में। आती अच्छा, इन सब के बीच में अब आपने बात कृष्णा रजिस्ट्रेशन की, तो ये रजिस्ट्रेशन के जो ऑफलाइन काउंटर्स हैं ये कहाँ बनाए गए हैं? ये क्या हरिद्वार और ऋषिकेश में ही है या किसी और जगह पर बनाए गए हैं जहाँ पर लोग जाकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाए? और कितने फीसदी, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने फीसदी ऑनलाइन और कितने फीसदी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसकी प्रक्रिया 10 अप्रैल से जो है वो शुरू करी जाएगी। अगर हम देखते हैं तो ऋषिकेश, हरिद्वार के साथ साथ श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ऐसी तमाम जगहों पर जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जो नजदीकी एक तरीके से धाम के पास की अगर हम बात करते हैं तो सभी जगह पर रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो लगाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन आने से पहले नहीं करवाया है या वो रास्ते में नहीं करवाता है तो धाम के आसपास भी रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं और वहाँ पे हर वर्ष एक तरीके से बनते हैं। तो उन पर रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी श्रद्धालुओं का करा जाएगा, क्योंकि सरकार पहले से ये करती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो श्रद्धालुओं की हो जाए, जिससे कि एक आंकड़ा उनको पता लग जाए कि इस डेट में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ताकि व्यवस्था उस अनुसार हो पाए। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी एक तरीके से आसान तो होती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। तो सरकार भी एक तरीके से अनकंट्रोल उनके लिए ट्रैफिक उत्तराखंड में हो जाता है, तो सभी लोगों को एक तरीके से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो सरकार सभी से यही निवेदन करती है कि अपना आने से पहले जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करवाएं, ताकि उनको भी एक तरीके से पता चले कि उत्तराखंड में कितने लोग किस समय पर आने वाले हैं। आशीष, अच्छा कृष्णा, आमतौर पर हम देखते हैं जब चारधाम यात्रा होती है तो वीआईपी दर्शन की बड़ी चर्चा होती है। इस बार ये वीआईपी दर्शन को लेकर क्या कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं? कब से वीआईपी दर्शन शुरू होंगे और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है विशेष तौर पर, जरा वो बताइए। क्योंकि 30 तारीख से तो यात्रा की शुरुआत हो जाएगी हमारे आपके लिए, आम पब्लिक के लिए, लेकिन वीआईपी दर्शन को लेकर क्या कुछ नए प्रोटोकॉल्स, नई गाइडलाइन जारी की गई हैं क्या? देखिए वीआईपी अगर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हर वर्ष की तरह शुरुआती कुछ दिनों में जो है वो वीआईपी दर्शन जो है वो प्रतिबंध उस पर लगाया जाता है, क्योंकि भीड़ किस तरीके से शुरुआत में आती है तो आम श्रद्धालुओं की एक तरीके से सहूलियत देखते हुए ये फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस वर्ष वीआईपी दर्शन का किस तरीके से प्रोटोकॉल रहेगा उसकी कोई गाइडलाइंस अभी नहीं आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी उससे 2-4 दिन पहले एक तरीके से आंकड़ा देखा जाएगा श्रद्धालुओं का कि कौन से दिन कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआती रुझान में हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में रोजाना जो है वो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो उनका लिहाज रखते हुए उसकी तर्ज पर जो है वीआईपी दर्शन नहीं अलाउड होते हैं शुरुआती 15-20 दिनों में। क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि भीड़ जिस तरीके से अनकंट्रोल हो रही थी, सभी धामों में एक तरीके से दर्शन के लिए ही लोगों को 10-10 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था। तो उसको देखते हुए वीआईपी दर्शन जो है वो 1 महीने के करीब जो है बंद रहे थे। लेकिन इस वर्ष देखना होगा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार और बद्री केदार समिति जो है वो क्या फैसला लेती है वीआईपी प्रोटोकॉल पर, क्योंकि
वीआईपी प्रोटोकॉल भी एक तरीके से सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्वयं आ सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री बद्रीनाथ केदारनाथ आए थे। उससे ठीक पहले भी कई बार वो केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं कपाट खुलने के समय पर। इस वर्ष की उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वे उत्तराखंड कपाट खुलने के, केदारनाथ के जब कपाट खुलेंगे तो वे कपाट खुलने के साक्षी एक तरीके से खुद बन सकते हैं, क्योंकि वो कई वर्षों से जो है इस बार जब शीतकालीन यात्रा पर आए थे तभी भी उन्हें एक तरीके से देश दुनिया में एक संदेश दिया था शीतकालीन यात्रा का। अब चारधाम यात्रा को भी एक तरीके से सही से चले, देश दुनिया से श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड एक तरीके से बढ़ चढ़ कर आए और यहाँ की एक तरीके से जो पहाड़ के पे जो लोग रहते हैं आशीष, उनके रोजगार की जो लाइफलाइन है वे चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है। सिर्फ जो पहले 6 महीने एक तरीके से चारधाम यात्रा चला करती थी तो उनका रोजगार उसी पर निर्भर हुआ करता था। फिर उसके बाद जब कपाट बंद हो जाते थे शीतकालीन गद्दी स्थल पर, वो प्राचीन स्थल उनके शिफ्ट हो जाते थे तो वहां पे उनका रोजगार एक तरीके से बंद हो जाता। तो एक तरीके से वो प्लेन में आके अपने रोजगार के लिए कहीं कमाई के जरिए जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाके या अन्य जिलों में जाकर उसके अवसर तलाशते थे। लेकिन अब शीतकालीन यात्रा भी जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है वो शुरू करवाई गई है तो उससे एक अच्छा खासा रिजल्ट भी जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है। शीतकालीन यात्रा पर भी अब सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में अब ग्रीष्मकालीन के जो दर्शन शुरू होंगे उसमें तो हर वर्ष की तरह लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा में भी जो है वे लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि महज हमने देखा है कि कुछ ही दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निमंत्रण और आमंत्रण स्वीकार करते हुए वे उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा पर आए थे। उन्होंने यहाँ से एक संदेश दिया जिसका देश दुनिया में एक अलग ही संदेश गया और एक तरीके से उजागर भी हुआ और सभी को पता चला कि शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड में चल रही है। तो लोग शीतकालीन यात्रा पर भी अब बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। लेकिन अब चारधाम यात्रा की जो है वो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमेशा ही शासन प्रशासन जो है वो तैयार रहता है और उन्होंने तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी है ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चाहे हम बात करें परिवहन विभाग की, चाहे हम बात करें पर्यटन विभाग की, बद्री केदार समिति की, तो ऐसे में सभी ने अभी से तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। चाहे हम बात करें केदारनाथ के जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक का पैदल पड़ाव पड़ता है 22 किलोमीटर का, उस पे भी तमाम, जब लास्ट ईयर जो है वो बारिश से काफी हुई थी तो काफी जगह से सड़क जो है वो टूटी हुई है, तो उसको बनाने का कार्य भी जो है वो विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। क्योंकि उसमें काफी दिक्कतें दिखती थी, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु आशीष हम देखते थे वो पैदल ही माध्यम से जाते हैं। नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण, ये जो कृष्णा आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय रेज किया है कि जो सड़कों के मरम्मत का कार्य है उसको किस प्रकार से समय से दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया, जरा ये भी बताइएगा। साथ साथ में जो घोड़े खच्चर चलते हैं इनका स्वास्थ्य परीक्षण बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी है जहां पर उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता, बहुत प्रकार की सिचुएशन जो है उनको भी फेस करनी पड़ती है। उसके लिए भी क्या कोई विशेष मुहिम चलाई है मुख्यमंत्री ने या कोई निर्देश दिए हैं? इस बाबत भी मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। हेली सेवाओं को लेकर जो कालाबाजारी होती है उस पर भी आपसे बात होगी, लेकिन आप बनी रहेगा हमारे साथ कृष्णा। कुछ ग्राफिक्स हैं वो हम तमाम दर्शकों को दिखा देते हैं, एक बार फिर से हम लौटेंगे। 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट, जैसा कि अभी कृष्णा ने भी बताया हमारे सहयोगी ने। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो तारीखें नोट कर लीजिए। साथ साथ में 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और ये भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं इस दौरान। देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय तीर्थ स्थल है यमुनोत्री। गंगोत्री ये चारधाम यात्रा में दूसरा तीर्थ स्थल है जिसको 30 तारीख को जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बड़ी विख्यात मान्यता है। चारधाम यात्रा में अंतिम मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है जहां पर आप पहुंच पाएंगे। तारीखें हम लगातार आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान का पहला दर्शनीय स्थल यमुनोत्री हो या फिर अंतिम बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर किस प्रकार से आप पहुंच सकते हैं, इसके बारे में क्या तारीखें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब हम लौटेंगे एक बार फिर से चर्चा पर। हमारे जो ब्यूरो चीफ है कृष्णा वो हमारे साथ लगातार बने हुए। कृष्णा, जहां से मैंने अपनी बात खत्म की थी मैं चाहूंगा वहीं से आप उठाएं और जरूर बताइए कि सड़कों का चौड़ीकरण करना हो उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं और वो काम अभी धरातल पर कहां पहुंचा है, क्योंकि 1.5 महीने का समय बचता है। दूसरी चीज ये कि घोड़े खच्चरों की जो मैंने बात की उनका स्वास्थ्य परीक्षण किस प्रकार से, इसको लेकर क्या इस बार अलग हम देखेंगे? बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, गौरीकुंड से लेकर जो केदारनाथ का एक तरीके से पैदल ट्रैक जो बना हुआ है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, क्योंकि घोड़े खच्चर के लिए भी एक तरीके से
वही मार्ग वो लोग उपयोग करते हैं जिससे श्रद्धालु आते हैं, तो उनसे भी काफी दिक्कत जो है वो श्रद्धालु को होती है। तो इसके लिए जो है वो अलग से एक ट्रैक बने, उस पर जो है वो सरकार द्वारा तमाम तरीके की योजनाएं जो है वो धरातल पर है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए एक तरीके से अलग रूट हो और घोड़े खच्चर वालों के लिए अलग रूट हो। और हम पिछले साल की अगर बात करते हैं तो बरसात के दौरान काफी ज्यादा सड़क जो है वो टूट गई थी, कई पहाड़ी रास्ते जो है वे केदारनाथ पैदल मार्ग के टूट गए थे, जिनको सही करने के लिए इन दिनों धरातल पर कार्य चल रहा है, ताकि समय रहते ही ये सब सड़क कार्य जो है पैदल ट्रैक का पूरा हो जाए और श्रद्धालु उसमें बिना किसी दिक्कत के जो है वो केदारनाथ पहुंच सके। क्योंकि हमने पिछले बार देखा था कि आपदा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन ने समय रहते ही वो पैदल ट्रैक को जो है वो दोबारा सही कर दिया था। उसके अलग रास्ते से एक और अलग रास्ता जो है वो बनाने की सरकार की योजना चल रही थी, लेकिन उसका कार्य अभी धरातल पर है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं घोड़े खच्चर वालों के परीक्षण की, तो उनका भी एक तरीके से प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो जाता है, मेडिकल चेकअप। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई घोड़े वाले ऐसे होते हैं जो अपनी अस्वस्थ व्यवस्था में भी जो है वो घोड़े वालों को चलाते हैं, मजबूरी उनको जो है वो जबरदस्ती खींच कर कई पैदल ट्रैक जो है 22 किलोमीटर का वो उसको लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं। तो तमाम तरीके की उनमें दिक्कत भी होती है। कई घोड़े वाले जो हैं वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिनके एक तरीके से घोड़े स्वस्थ नहीं होते हैं, तो हादसों का शिकार भी इसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो सरकार हमेशा ही घोड़े वालों पर बिल्कुल ये एक संवेदनशील विषय भी है, लेकिन सबके बीच में कृष्णा छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा क्योंकि समय सीमित है। ये हेली सेवाओं की कालाबाजारी भी बड़ी देखने को मिलती है हर चारधाम यात्रा में, इसको लेकर क्या निगरानी इस बार रखी जा रही है, किस प्रकार के लिए निर्देश इस बार दिए गए हैं विशेष तौर पर हेली सेवाओं की कालाबाजारी ना हो इस बार उसके लिए? बिल्कुल, देखिए हेली सेवाओं की कोई कालाबाजारी ना हो उसके लिए साइबर सेल जो है वो अच्छे से कार्य कर रहा है। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने चारधाम यात्रा एक हेली सेवा की वेबसाइट बनी थी, उसका भी पर्दाफाश किया था, आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था। लेकिन जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है सिर्फ IRCTC है, और इसके अलावा आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन अपना जो है वो पहली टिकट बुक कर सकते हैं। आशीष ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 तारीख से हो रही है। ग्रीन चारधाम यात्रा एक नई पहल मुख्यमंत्री ने की है, उससे संबंधित क्या जानकारियां वो हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे।